हेलो बच्चों, क्या हालचाल। रुद्र एकेडमी में बच्चों आपका स्वागत है। बच्चों ये क्लास 9th का फोर्स एंड प्रेशर वाला जो चैप्टर है ना, वो बच्चे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे। फोर्स, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे बच्चे फोर्स के बारे में। अब ये फोर्स होता क्या है, इस चीज़ के बारे में समझेंगे बच्चों। ये एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। और इस फोर्स के बारे में समझेंगे तो फोर्स जो होता है बच्चों, फोर्स इज डिफाइंड एज पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। बच्चे इसे क्या बोलते हैं बच्चों, फोर्स क्या होता है। यदि कोई पूछे फोर्स क्या होता है तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश एंड पुल द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यदि किसी चीज़ को पुश और पुल किया जाए और वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, यदि वो पुश हो जाए और पुल हो जाए, ठीक है, तो उस काज को हम क्या बोलेंगे, फोर्स बोलेंगे। तो इसका यूनिट के बारे में समझेंगे बच्चों। तो इसका जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ फोर्स होता है बच्चों, न्यूटन होता है। क्या होता है, न्यूटन, ठीक। तो यदि देखा जाए तो बच्चों एक न्यूटन जो होता है 10 पे पावर 5 10 पे पावर 5 डाइन के बराबर होता है बच्चों। दो हमारे पास यूनिट है बच्चों। पहला वाला जो यूनिट है बच्चों, ये एमकेएस सिस्टम के अंदर है। कौन सा, एमकेएस। और बच्चों ये दूसरा वाला जो है, ये सीजीएस सिस्टम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दीज आर टू यूनिट्स बच्चों। एक न्यूटन हो जाएगा और दूसरा बच्चों हो जाएगा डाइन, ठीक है। तो इसको आप याद कर लो बच्चों, एक न्यूटन इक्वल टू 10 पे पावर 5 डाइन बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये बोला कि फोर्स होता क्या है। फोर्स हमने बताया बच्चों, फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट। यदि किसी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल किया जा सके, वो उस कारक को हम क्या बोलेंगे बच्चों, फोर्स कहेंगे। और फोर्स का जो यूनिट होता है बच्चों, क्या होता है, वो न्यूटन होता है बच्चों। एम केस में इसका जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, 1 न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 पे पावर 5 डाइन बच्चों। चलिए बच्चों अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ फोर्स, ठीक है। चलिए फोर्स के बारे में समझते हैं। देखिए बच्चे, फोर्स देखा जाए तो क्लास 9 के अकॉर्डिंगली दो टाइप के होते हैं। फोर्स बच्चों दो टाइप के होते हैं। एक होता है बैलेंस फोर्स, एक फोर्स होता है बच्चों बैलेंस फोर्स, दूसरा होता है बच्चों अनबैलेंस फोर्स, ठीक बच्चों। देखिए बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स के बारे में बच्चे समझेंगे कि ये दोनों होता क्या है, ठीक। तो अब इसको समझते हैं। तो देखिए बच्चों, जब किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर कई सारे फोर्स लगाए, कई सारे डायरेक्शन में फोर्स लगाए, लेकिन जो उसका रिजल्टेंट और जो नेट फोर्स आए बच्चों, यदि वो जीरो आए तो उसे हम बैलेंस फोर्स बोलेंगे। मतलब कि एफ नेट फोर्स इक्वल टू जीरो। यदि नेट फोर्स यदि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो है, यदि जीरो आ जाए तो उसे हम बोलेंगे बच्चों बैलेंस फोर्स। और बात करेंगे अनबैलेंस की बच्चों, तो यदि कभी भी किसी एक ऑब्जेक्ट पे अलग अलग डायरेक्शन से, अलग अलग चीज़ों से यदि फोर्स लग रहा है और यदि वो नेट फोर्स यदि जीरो नहीं आ रहा है, एफ नेट जो है बच्चों, बच्चों देखिए हम अनबैलेंस फोर्स के बारे में बात कर रहे थे बच्चों। देखिए जब नेट फोर्स जो होता है यदि जीरो ना हो ना, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर यदि कोई फोर्स एक्टिंग कर रहा है, ठीक है, तो यदि वो नेट फोर्स यदि जीरो नहीं आ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अनबैलेंस फोर्स। देखिए बच्चों जैसा कि फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, देखिए यहाँ पे तीन तीन लोग इस साइड पे हैं, तीन लोग इस साइड पर, ठीक है। तीन लोग राइट साइड में है बच्चों और तीन लोग लेफ्ट साइड में है। और देखिए इस रस्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, ये लोग भी अपने तरफ खींच रहे हैं, वो अपने तरफ कर रहा है, तो ये सब अपने तरफ इसको पुल कर रहे हैं। और ये लोग, तो देखा जाए तो इस रस्सी पर न्यूटन 300 न्यूटन का फोर्स इन तीनों लोगों ने मिलकर दिया है। उसी तरीके से इन तीनों ने 300 न्यूटन का फोर्स लगाया है। तो बच्चे क्या ये बताइए, दोनों तरफ से यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगे तो क्या ये रस्सी किस साइड में शिफ्ट होने वाला है, बता सकते हैं आप। तो देखा जाए तो बच्चों यदि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट देखा जाए तो यहाँ पे जो नेट फोर्स आ रहा है बच्चों, यहाँ पे जो नेट फोर्स आएगा बच्चों, एफ नेट, वो क्या आने वाला है बच्चों, वो जीरो आने वाला है। तो नेट फोर्स जब जीरो आएगा तो इसका मतलब ये बैलेंस फोर्स है, इसका मतलब ये रस्सी यथास्थिति अपने ही स्थान पे बनी रहेगी, ना लेफ्ट साइड जाएगा ना राइट साइड जाएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन दूसरे वाले केस में देखा जाए बच्चों, ये केस नंबर 1 था, ठीक है बच्चों, केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 बच्चों को देखिए इसमें ये तीनों जो हैं, ठीक है, ये तीनों को देखिए, तो ये 3 न्यूटन का फोर्स लगा है, 300 न्यूटन का फोर्स। और किस साइड में लगा रहे हैं बच्चों, राइट साइड में लगा रहे हैं। किस साइड में, राइट साइड में। और इस साइड बच्चों देखा जाए ये जो तीनों हैं, ये 400 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखा जाए बच्चों किस साइड का फोर्स सबसे ज्यादा है,
तो देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में बच्चों फोर्स ज़्यादा है, राइट साइड में फोर्स कम है। तो इसका मतलब जिधर फोर्स ज़्यादा है उधर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि इसमें शिफ्टिंग देखने को मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे नेट फोर्स जो है जीरो नहीं आने वाला। यहाँ का नेट फोर्स देखा जाए बच्चों तो देखा जाए एफ नेट जो आएगा बच्चों वो आएगा 400 न्यूटन माइनस 300 न्यूटन। टोटल जो बच्चों आएगा वो 100 न्यूटन आएगा। और 100 न्यूटन किस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में आएगा। इसलिए इसका मतलब ये किस साइड में शिफ्ट होने वाला है, लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब यदि शिफ्टिंग देखने को मिल रहा है, नेट फोर्स जीरो नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, अनबैलेंस फोर्स बोलेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्लाइड में। अब बच्चों हम समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। एक स्पेशल टाइप का फोर्स होता है, इसको समझते हैं। फ्रिक्शनल की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स डिफाइंड एज resisting force एक प्रकार का ये रजिस्टिंग फोर्स है बच्चों। अब ये रजिस्टिंग फोर्स क्या है, मतलब कि देखिए यदि कोई ऑब्जेक्ट आगे मोशन कर रहा है, ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मोशन कर रहा है, मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सा कार है, ठीक है, ये आगे की तरफ जा रहा है, तो जो ये रोड है, रोड का जो नेचर है वो इसको रोकने की कोशिश करेगा। यदि आगे जाएगा, यदि इसको हम लोग ढकेल दें, पुश कर दें, ठीक है, तो ये कुछ टाइम तक आगे जाएगा, जाके कुछ रुक जाएगा। इसका मतलब रोड का जैसा नेचर होगा उसके अकॉर्डिंगली ये क्या होगा, उसकी ये रुक सकता है। यदि रोड खराब है तो जल्दी रुकेगा, रोड यदि ज़्यादा खराब नहीं, कम फ्रिक्शन है तो आगे तक जाएगा। तो इसका मतलब देखा जाए, जब ये आगे की तरफ यदि इसका मोशन करता है, यदि आगे की तरफ इसका मोशन है तो इसके पीछे की तरफ, ठीक है, इसके रिलेटिव इलास्टिक है, इसके रिलेटिव इलास्टिक के अपोजिट डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यदि कोई पूछे कि भाई फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, तो सीधे सीधे बोलोगे भैया फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है एक रजिस्टिव फोर्स है, एक रेजिस्टेंस वाला फोर्स है, जो रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, ठीक है। व्हेन टू बॉडी मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, फर्स्ट बॉडी इफ गोइंग स्ट्रेट डायरेक्शन, देन सेकेंड बॉडी अपोजिंग द फोर्स इन द अदर डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, इसका मतलब देखा जाए कि यदि कोई भी कार यदि आगे का जा रहा है, तो जो रोड है इसको पीछे की तरफ रोकने की कोशिश करेगा। इस रोड के द्वारा इस रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखा, एक वीडियो में देखा, यहाँ देखा जाए, देखिए यहाँ पे एक फोर्स लगाया जा रहा है जो इसको पुश कर रहा है और ये आगे की तरफ जा रहा है, तो जो फ्रिक्शन लग रहा है देखिए बच्चों यहाँ पे पीछे की तरफ लग रहा है। ठीक, अब बच्चों हम लोग सीखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग सीखेंगे लॉज ऑफ मोशन के बारे में। तो सबसे पहले बच्चों बात करेंगे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में। देखिए जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में लिखा है। देखिए फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहते हैं, देखिए देखा जाए तो हर एक आदमी एक ही जैसा रहना चाहता है, जब तक कि उसको बाहर से कोई फोर्स लगा के उसको अलग न दिया जाए। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है ए बॉडी कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। हर एक बॉडी कंटिन्यू वो अपने स्टेट में रहना चाहता है, चाहे वो रेस्ट में हो या फिर इनफॉर्म मोशन में हो, और ये स्ट्रेट लाइन में यदि कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। लेकिन ऐसा कब तक, जब तक कि उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए या अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यही बोलता है कि ए बॉडी इज कंटिन्यूस टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इनफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय द एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स। जब तक कि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए तब तक वो वैसा ही रहना चाहता है। यदि जैसे ही एक्सटर्नल फोर्स लगता है फिर वो अपने स्टेट को छोड़ता है, स्टेट ऑफ रेस्ट हो या स्टेट ऑफ मोशन हो, दोनों को छोड़ सकता है। ठीक है, इसी द फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आपको बच्चों समझ में आया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बच्चों ये होता है, देखिए हर एक वस्तु, हर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन के स्टेट में रहना चाहता है, लेकिन तब तक जब तक कि उस पर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स न लगाया जाए। इसी को हम बोलते हैं बच्चों फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के लिए कुछ फिगर में देखिए दिखाया गया है। अब जैसे यहाँ पे बॉल है, अब ये देखा जाए तो रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहता है जब तक कि इस पर कोई किक ना लगाए। अब देखिए यहाँ पे किक लगा रहा है, पैर से मार रहा है,
तो देखिए अब पैर से लगा रहा है, इसका मतलब इस पे क्या लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। एक्सटर्नल क्या लग रहा है, फोर्स। जैसे ये फोर्स लगा तो ये ऑब्जेक्ट किस में हो गया, ये मोशन में हो गया बच्चों, किस में हो गया, ये मोशन में हो गया, ठीक है। उसी तरीके से अब जैसे यही बॉडी मान लीजिए मोशन में है, तो ये मोशन में रहना चाहता है। अब देखिए इसके सामने यदि एक नेट लगा दिया जाए तो ये नेट क्या करेगा, उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको देखिए, इसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो ये इसको आगे की तरफ पुश कर दिया है। इसका मतलब यदि किसी चीज़ को रोकना है, यदि कोई चल रहा है तो चलते रहना चाहता है, यदि कोई रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई बाह्य बल या एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन बच्चों, ठीक है। अब बच्चों हम लोग समझेंगे सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, एंड बिफोर गोइंग टू अंडरस्टैंड द सेकेंड लॉज ऑफ मोशन यू हैव टू अंडरस्टैंड द मोमेंटम, ठीक है बच्चों, राइट बच्चों। चलिए मोमेंटम के बारे में बात करते हैं बच्चों। अब देखिए मोमेंटम का यहाँ छोटा सा डेफिनेशन दिया है। अब ये होता क्या है, देखिए इम्पैक्ट प्रोड्यूस बाय एन ऑब्जेक्ट एंड डिपेंड्स ऑन देयर द मास एंड वेलोसिटी। एक ऐसा इम्पैक्ट प्रोड्यूस किया जाए जो किस पे डिपेंड करता हो, उसके मास पे डिपेंड करता हो बच्चों, किस पे डिपेंड करता हो, मास पे डिपेंड करता हो, और उसके वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो। किस पे डिपेंड करता हो बच्चों, मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड करता हो, ठीक है। इन दो चीजों पे जो डिपेंड करता है, ठीक है, जो इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है उसी को हम बच्चों हम बोलते हैं मोमेंटम। तो मोमेंटम का अभी बेसिक डेफिनेशन भी समझेंगे बच्चों, थोड़ा जो हमने लिखा हुआ है उसको समझिए, ठीक है। अब यहाँ लिखा है द मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी एंड इज रिटन बाय द p इक्वल टू m इनटू v। अब ये वेक्टर क्वांटिटी होता है क्योंकि इसके पास मास और डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, ठीक है। एन एग्जांपल ऑफ मोमेंटम इज द बेसबॉल फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन। जैसे कि गन से यदि हम गोली मारते हैं तो उसमें भी मोमेंटम चेंज होता है, ठीक है, या कोई बेसबॉल है उसको मारते हैं तो भी होता है। अब मोमेंटम के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। मोमेंटम होता क्या है बच्चों, हमने डेफिनेशन बता दिया, लेकिन एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, यदि कोई पूछता है मोमेंटम क्या होता है तो सीधे सीधे बोलना भैया कि मोमेंटम जो होता है प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट किसका होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी और प्रोडक्ट के मास, वेलोसिटी और मास के जो प्रोडक्ट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का जो फार्मूला होता है p इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब m इंटू v, ठीक है बच्चों। तो ये समझेंगे, ठीक है। अभी उसके बाद सेकेंड लॉज ऑफ मोशन समझेंगे। उसके समझने से पहले कुछ चीज़ें मोमेंटम में बच्चे हम और चीज़ें समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज करता हूँ। चलिए देखिए मोमेंटम देखा जाए तो दो टाइप के हो सकता है। सबसे पहला हो सकता है इनिशियल मोमेंटम, दूसरा हो सकता है फाइनल। तो बच्चों यदि इनिशियल मोमेंटम की यदि कोई बात करे तो इसका मतलब क्या है, इनिशियल मोमेंटम की यदि कोई बात करे तो इनिशियल मोमेंटम को हम लिखेंगे p इनिशियल इक्वल टू होता है मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक। इसको हम लिखेंगे बच्चों, यदि फाइनल मोमेंटम को लिखना पड़े फाइनल मोमेंटम यदि लिखना पड़े तो बच्चों p फाइनल बोलेंगे, तो p फाइनल इक्वल टू लिखेंगे मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और फाइनल वेलोसिटी को बच्चों यहाँ पे मैंने v से रिप्रेजेंट किया है और इनिशियल वेलोसिटी को बच्चों हमने u से रिप्रेजेंट किया है, ठीक। अब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। क्या है बच्चों, हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। अब हमारे पास एक फुटबॉल है, ठीक है। अब इस फुटबॉल के बारे में समझेंगे बच्चों। मान लीजिए देखिए इस फुटबॉल का जो मास है वो m है, ठीक है, और शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी, वो u है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बंदा आया, ठीक है, और इसने करा इसको किक, क्या किया, इसको मारा किक। जब इसको किक मारेगा तो इसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वो चेंज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कुछ टाइम के बाद ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो जब चेंज हो जाएगा तो इसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, फाइनल वेलोसिटी। तो बच्चों क्या ये बताइए, यदि हम इस बॉल को यदि किक मारें तो हम कह रहे हैं मास m है, तो कुछ टाइम के बाद क्या हम, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 1 kg का है, तो क्या इसको किक मारने से 2 kg का हो जाएगा, नहीं। तो इसका मतलब मास नहीं बदलने वाला है,
तो बदल क्या रहा है बच्चों, इसमें वेलोसिटी बदल रहा है। क्या बदल रहा है? वेलोसिटी। शुरू में वेलोसिटी u था, बाद में वेलोसिटी v था। इसका मतलब कि मोमेंटम जो चेंज आ रहा है वो किसके वजह से आ रहा है? ड्यू टू द वेलोसिटी चेंज। किसके वजह से बच्चों आ रहा है? ड्यू टू द वेलोसिटी चेंज। इसलिए इसका जो मोमेंटम देखा जाए तो शुरू में मोमेंटम क्या देखेंगे? शुरू में मोमेंटम बच्चों पी आई इक्वल टू, पहले मैंने ले रखा है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, और बाद में क्या आ रहा है बच्चों? पी फाइनल यम इंटू वी आ रहा है। तो बच्चों चेंज यदि मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया, ठीक है, यदि बच्चों मैं बोलूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना आया तो क्या बताएंगे? बताइए चेंज इन मोमेंटम क्या आया? तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हम निकालेंगे बच्चों, चेंज इन मोमेंटम को देखिए बोलेंगे यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम निकालना है, कोई भी चेंज निकालना है तो सबसे पहले फाइनल से चेंज इन मोमेंटम निकालना है बच्चों, तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, फाइनल मोमेंटम पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ठीक है बच्चों। तो चेंज इन मोमेंटम को हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग इम्पल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो यदि कोई पूछे इम्पल्स किसे कहते हैं तो आपको बताना पड़ेगा चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, ठीक है। तो अब इम्पल्स क्या चीज़ है उसके बारे में भी समझेंगे बच्चों, लेकिन पहले इसका फार्मूले के बारे में समझते हैं, ठीक है। अब इस इम्पल्स के बारे में समझ रहे हैं, इम्पल्स को चेंज इन मोमेंटम कहते हैं बच्चों, और चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला था पी फाइनल माइनस पी इनिशियल बच्चों। तो पी फाइनल का जो फार्मूला है बच्चों हमारे पास क्या है? एम इंटू वी है। क्या है बच्चों हमारे पास? एम इंटू वी है। और पी इनिशियल का फार्मूला क्या है बच्चों? एम इंटू यू है। तो देखा जाए तो इन दोनों में कॉमन क्या है? एम इंटू एम कॉमन है तो वी माइनस यू आ जाएगा। तो ये बच्चों हमारा इम्पल्स आ गया, इसी को चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला आ गया बच्चों, ठीक है। तो अब ये चीजें हम समझ ली हैं, तो बच्चों अब हम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। देखिए सेकेंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में समझा जाए बच्चों, तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। किसके? अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स के। इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, एंड दैट इज कॉल्ड द सेकेंड लॉज ऑफ मोशन। क्या कहलाता है बच्चों? उसी को बोलते हैं सेकेंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बारे में समझते हैं, तो समझते हैं। देखिए सबसे पहले बच्चों हमने इम्पल्स बताया, तो इम्पल्स में बच्चों हमें क्या बताया था? इम्पल्स बताया था बच्चों जो चेंज इन मोमेंटम होता है, क्या बच्चे बताया था? चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स को आई से लिखते हैं, और चेंज इन मोमेंटम का जो फार्मूला होता है बच्चों वो होता है एम वी माइनस यू डिवाइडेड एम वी माइनस यू होता है बच्चों। तो ये हमारे पास इम्पल्स का फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ तो सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में क्या बोला है? ये तो बोल रहा है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो रेट कैसे आएगा? यदि किसी भी चीज में टाइम से डिवाइड मारे, किससे डिवाइड मारे? यदि बच्चों आपको रेट चाहिए, तो रेट किसका चाहिए? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चाहिए, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ, यदि मोमेंटम चाहिए, इसका फार्मूला चाहिए, तो कैसे आएगा? ठीक, तो बच्चों रेट तो तब आता है जब हम किसी चीज में किसी टाइम से जब डिवाइड मारते हैं। तो इसका मतलब यदि चेंज इन मोमेंटम में यदि हमने टाइम से डिवाइड मार दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मिल जाएगा। तो चेंज ऑफ मोमेंटम हमारे पास फार्मूला क्या है बच्चों? एम वी माइनस यू। यदि बच्चों इसमें टाइम से डिवाइड मार देंगे तो हमारा ये क्या आ गया हमारे पास? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इसमें देखिए सेकेंड लॉज ऑफ मोशन में क्या लिखा है बच्चों? ये बोला है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस फोर्स, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो इसका मतलब जो फोर्स होता है बच्चों, जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, ठीक है। इसी को हम सेकेंड लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। बच्चों हम लोग इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है इसी को हम बोलते हैं फोर्स, या फिर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता है बच्चों। तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों हमने ला के रख लिया है। तो वो क्या ला के रख लिया हमने बच्चों? यहाँ पे देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मैंने फार्मूला बनाया है। क्या बनाया है बच्चों? फार्मूला एम वी माइनस यू। क्या बना है? एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बच्चों, ठीक है। ये फार्मूला जैसे बच्चों यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है तब इक्वल लगाते हैं। यहाँ पे कांस्टेंट मान लीजिए के आ गया, इसको लिख सकते हैं एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बच्चों, ठीक है। यदि बच्चों के का वैल्यू यदि 1 हो गया तो इसका फाइनल फार्मूला जो बच्चों आएगा वो फार्मूला क्या आने वाला है? इसका जो फाइनल फार्मूला आएगा बच्चों यहाँ पे लिख रहे हैं, यह बराबर आ जाएगा एम वी माइनस यू डिवाइडेड बाई टी बच्चों, ठीक।
ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा बच्चों। और अच्छा बच्चों, आपको ये बात ये भी पता होगा, एक्सेलरेशन का फार्मूला पता होगा, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को ही बोलते हैं बच्चों। तो देखा जाए तो एक फार्मूला और बनने वाला है बच्चों। देखिए यफ बराबर क्या होता है, देखिए यफ बराबर हमारे पास एम वी माइनस यू है, तो लिखेंगे यम, और v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एफ बराबर एम ए। तो ये दो सेकंड फार्मूला है बच्चों। तो यदि आपको यदि सेकंड लॉ ऑफ मोशन समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और चलिए आगे की स्लाइड देखते हैं, लास्ट स्लाइड में, ठीक है। चलिए अब हम समझेंगे बच्चों थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में समझेंगे बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। देखिए थर्ड लॉ ये बोलता है, सीधी सी बात है, कोई कहता है ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो उसको भी एक थप्पड़ मारो। ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी बन जाना है कि एक थप्पड़ कोई मारे तो दूसरा गाल दे दे, ठीक है। तो ज़्यादातर जितना भी दुनिया में देखा जाए चीज़ें, तो यदि उसके ऊपर फोर्स लगता है तो उसके अपोजिट फोर्स भी मिलता है, भले ही वो हमें कभी दिखे या ना दिखे। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन यही कहता है कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। बच्चों जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना फोर्स वापस मिलेगा। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे कभी बंदूक से हम गोली मारते हैं तो जब गोली वेलोसिटी से निकलती है तो बंदूक भी झटका देता है, इसका मतलब बंदूक का भी मोमेंटम चेंज होता है, बंदूक भी पीछे होता है। इसका मतलब जितना फोर्स गोली पर लगाया गया है गोली को भेजने के लिए, उतना फोर्स गोली ने भी पीछे हम लोग को लगाया। तो जैसे यहाँ पे देख रहे हैं रिकॉइल फोर्स लग रहा है गन के ऊपर, तो ये देखिए गन पीछे की तरफ हट रहा है और गोली आगे की तरफ जा रहा है। इसी तरीके से दूसरा देखिए कि जब हम किसी फ्लोर पे चलते हैं तो देखिए जब हम फ्लोर को पुश करते हैं तब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जब फ्लोर को पुश करते हैं तो फ्लोर भी आगे की तरफ हमें पुश करके आगे बढ़ा देता है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक्शन लगाया तो हमें यहाँ पे रिएक्शन फोर्स मिला। इसी तरीके से कभी आप देखे होंगे बोट में, आप यदि नाव से यदि कूदें, कभी आप नाव से कूदें तो नाव पे जब आप कूदेंगे तो नाव पीछे हट जाएगा, आप वहीं पे गिर जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बना हुआ है, देखिए एक एक्शन है, एक बच्चा है और इसका जो पैर है एग्जर्ट कर रहा है फोर्स, कहाँ पे फोर्स लगा रहा है, इस बोर्ड के ऊपर लगा रहा है। कहाँ पे लगा रहा है, इस बोर्ड के ऊपर। तो बोर्ड भी एग्जर्ट फोर्स कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। तो ये बच्चों आज के वीडियो में बस यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बच्चों, ठीक है। और बच्चे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।